हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अक्षांश और देशांतर के हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, तो उसमें हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने उस दिन सीखा था ग्लोब। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, छोटा सा लघु प्रतिरूप होता है, जिससे हमको अध्ययन में सुविधा मिलती है। उसके बाद हमने सीखा था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसके बाद हमने सीखा कि पृथ्वी को दो बराबर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को, ये देखिए, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। ये अपनी भूमध्य रेखा होगी। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया था उस दिन। फिर उस दिन हमने सीखा था कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। जब आप भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री होती है, एक मिनट, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है अपनी भूमध्य रेखा। इसके जब 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमको कर्क रेखा मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक इसी प्रकार जब 23.5 डिग्री नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो हमको मकर रेखा मिलेगी, ठीक है। और जब भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमको आर्कटिक वृत्त मिलेगा। और जब 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो हमको अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा और इधर ऊपर उत्तरी ध्रुव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होगी। अब हम सीखेंगे आज अपना नया जो टॉपिक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। दिख रहा होगा शायद आपको, पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो बच्चों, पृथ्वी मतलब पृथ्वी को क्या उसके टेम्परेचर के अनुसार कोई कई ताप कटिबंधों के क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। मतलब वहाँ की जलवायु हमको अगर पता करना है किसी क्षेत्र की जलवायु क्या है तो हमको ये ताप कटिबंध के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सुविधा के अनुसार पृथ्वी के तीन कटिबंधों में बांट दिया है, ठीक है। चलिए सीखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो विषुवत रेखा के आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जाओगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो आपको उष्ण कटिबंध क्षेत्र मिलेगा। अब उष्ण कटिबंध जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, उष्ण मतलब गर्मी। तो यहाँ गर्मी क्यों होती है? क्योंकि ऊपर से जो सूर्य अपना ये सूर्य है, सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पे पड़ती है। ये सूर्य है, इसकी किरणें लंबवत इस क्षेत्र में पड़ती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत वर्ष भर पड़ती है, इसलिए यहाँ पे वर्ष भर गर्मी रहती है। तो ये काफी एरिया गर्म रहता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अब 23.5 डिग्री से ऊपर जाओगे, 23.5 डिग्री से और 66.5 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो इसके बीच का एरिया है इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, शीत प्लस उष्ण। शीत मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी, और उष्ण मतलब गर्मी। मतलब इस एरिया में आपको सर्दी और प्लस गर्मी का जलवायु मिलेगी। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और ठंडी वाली जलवायु मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 66.5 डिग्री जब ऊपर जाओगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाओगे तो आपको शीत कटिबंध क्षेत्र मिलेगा। शीत कटिबंध यानी कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ेगी, इतनी ज़्यादा ठंड रहेगी कि पूरा बर्फ ही वर्ष भर पूरा आपको बर्फ मिलेगी, और यहाँ पे आपको जनजीवन नहीं मिलेगा। कुछ एक आध आपको ये पेंगुइन वगैरह आपने नाम सुना होगा, ये पेंगुइन वगैरह आपको इधर मिल जाएंगे, और बाकी यहाँ ना कोई जीव जंतु ना कोई वनस्पति होती है, क्योंकि वर्ष भर पूरा ये बर्फ से ढके रहते हैं क्षेत्र। और यहाँ पे नॉर्मली 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ नहीं पाती और तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों, उस दिन हमने सीख लिया था अक्षांश रेखा के बारे में, अब हम सीखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो एक मैं पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर सिखाता हूँ आपको।
तो दोस्तों ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें मैंने कुछ ग्रिड पैटर्न के टाइप का कुछ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये जो ग्लोब में आप देखोगे तो जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं आती हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये अपना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो मिलने वाली रेखाएं होती हैं इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 360। ठीक है, तो जो प्रमुख अपनी देशांतर रेखा है वो ब्रिटेन के लंदन शहर के पास ग्रीनविच नामक स्थान पड़ता है। वहाँ से जो अपनी जो पहली रेखा है उसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पूरे अपनी जो पृथ्वी पे है ये भी एक काल्पनिक रेखा होती है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये वही देशांतर रेखा है। अब हम बात करते हैं टाइम कैसे निकालते हैं। हमको अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई, देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी हो गई। अब अगर हमको किसी स्थान का अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों पता है तो हम वहाँ का टाइम निकाल सकते हैं कि वहाँ का टाइम कितना होगा, क्योंकि अपना जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाएगा वो ग्रीनविच जो लंदन के नज़दीक पड़ता है वहाँ से लिया जाएगा। वहाँ से जब आप पूरब की ओर जाओगे तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा और जब उसके पश्चिम की ओर जाओगे तो आपका टाइम घटता जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरा मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ कैसे टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन अपने सिखा देता हूँ। जैसा हमको पता ही है कि जो अपनी पृथ्वी है अपना एक चक्कर मतलब अपने ध्रुव पे अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे लेती है। मतलब पृथ्वी का एक चक्कर लगने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 360 डिवाइड बाई 24। ठीक है, तो ये आपका वन टाइम जाएगा 15 1/15 आ जाएगा, 15/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकला कि मतलब पृथ्वी 1 घंटे में आपका 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका मतलब यही आया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1 घंटे को 60 मिनट लिख दिया। ठीक है, और इसको अपना डिग्री में ही रखा। ठीक है, तो फिर यहाँ डिवाइड कर दिया 15 जो कि 60 तो 1/4। इसका मतलब ये निकल के आया जो पृथ्वी अपना मतलब एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लेती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है 1 डिग्री घूमने के लिए वो 4 मिनट का टाइम लेती है। इससे ये एक कैलकुलेशन से हमको ये समझ में आया। ठीक है, तो इससे हम ये दूसरा भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि पृथ्वी अपना जो एक अक्षांश पृथ्वी अपना एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पे जाने में 4 मिनट का टाइम लेती है। इससे हम एक ये निकाल सकते हैं। ये मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये मान के चलो मैंने ग्लोब बना दिया।
मतलब ये है कि अब मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगली देशांतर रेखा ये है आपकी, आपको आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। अब कैसे, तो मान के चलो यहाँ पे अगर दिन के 12 बजे हैं तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ 12:04 होंगे, ठीक है। और इसके जो पीछे है, मान लेते हैं अपने प्रमुख देशांतर रेखा है, जब इसके पीछे जाओगे तो यहाँ 11:56 होगा, ठीक है। तो जो ब्रिटेन का ग्रीनविच नामक स्थान है, जब उससे आप एक देशांतर रेखा ये पूरब की ओर आओगे तो आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब वहाँ मान के चलो अगर ग्रीनविच में 12 बजे है तो आप जब पूरब की ओर जाओगे तो वहाँ 12:04 होगा, तथा जब ग्रीनविच के पश्चिम की ओर जाओगे तो वहाँ आपको 11:56 मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ टाइम का निर्धारण करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम सीखेंगे भारत का समय, मतलब भारत का समय कैसे निकालते हैं, तथा भारत का समय मतलब हर देश की अपनी अपनी टाइम जोन होता है, तो भारत का भी अपना टाइम जोन। तो आज हम सीखेंगे कि भारत का टाइम जोन का निर्धारण कैसे किया गया है, ठीक है। तो ये सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा जो भारत की लोकेशन है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमको सीखना पड़ेगा कि भारत कितने देशांतर रेखा से और कितने देशांतर रेखा के बीच में उसकी स्थिति है। फिर अगर हमने ये सीख लिया, फिर हम निकाल लेंगे कि भारत के में टाइम का निर्धारण मतलब कैसे किया गया। चलिए सीखते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार तो दोस्तों ये हमने एक भारत का एक मैप बना दिया, कुछ थोड़ा बहुत बन गया है, कुछ नहीं बना है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये भारत, ठीक है। तो जो भारत का जो ये वाला द्वारिका वाला पॉइंट है, ये भारत के सबसे पश्चिम की ओर जब जाओगे सबसे पश्चिमी पॉइंट है द्वारिका। तो यहाँ जो भारत का देशांतरीय विस्तार है उस 68.7 विस्तार है 97.25, ठीक है। तो जो भारत का सबसे पश्चिमी जो देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है, इसका 68.7 तथा सबसे जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो 97.25 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, टाइम का निर्धारण करने के लिए इन दोनों के बीच, अभी इन दोनों को अगर हम एक मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 68 और 97, ठीक है। तो कितना हो गया, 17 में आ रही है, इसको 98 मोटा मोटा 98 ले लेते हैं 30 डिग्री,
ठीक है। जब हम ये डिग्री हमने हटा के एक मोटा मोटा पकड़ लिया रफ फिगर, तो 98 और ये 68, तो माइनस करेंगे 30 डिग्री, यानी कि इसके जो बीच का जो अपना भारत का विस्तार है 30 देशांतर रेखाओं के बीच भारत का विस्तार है, ठीक है। तो इनका हम एक मीन ले लेते हैं, तो 30 का जब मीन लेंगे तो कितना आएगा 30/2 इक्वल टू 15। तो जो इसका मीन आया आपका 25 डिग्री 15 डिग्री है, ठीक है। तो 15 डिग्री कहाँ पड़ेगा लगभग कुछ यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये जो भारत ये जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान है वहाँ से कुछ वहाँ से रेखा जाती है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये सीखेंगे। तो ये 82 डिग्री अपनी पड़ती है, जो इलाहाबाद के पास नैनी से अपनी जो देशांतर रेखा निकली है वो 82.5 डिग्री पे है, और ये इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, ठीक है। तो हमको ये पता हो गया 82.5 डिग्री है। अब ये जो अपनी 0 डिग्री वाली है वो लंदन से ग्रीनविच नामक स्थान है, मान लो लंदन यहाँ गई है, तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके 82.5 डिग्री अपनी जाती है, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हमने सीखा था कि एक देशांतर रेखा जाने पे हमको 4 मिनट का अंतर आता है, मतलब जब आप पूरब की ओर जाओगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, तो जब ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाओगे तो 4 मिनट घटेगा। तो हम ये भारत जो अपना है ग्रीनविच से पूरब की ओर है, ठीक है। तो 82.5 हम मोटा का फिगर पकड़ लेते हैं, 82 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, ठीक है। और ये 82.5 1.2 है, तो इसका निकालोगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा इसका भी। तो 28 और प्लस 2 330। जब इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाई 60, 0 डिवाइड बाई 16, 30, 3 बचा 0 उतार दिया, तो ये आया आपका 5.5 घंटे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अपना टाइम निकल गया है 5.5 घंटे के डिफरेंस। मतलब अगर उसमें लंदन में रात के 12 बजे होंगे तो भारत में सुबह के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। ये जब आप पूरब की ओर जाओगे तो टाइम आपको आगे मिलेगा, तथा पश्चिम की ओर जाओगे तो टाइम माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो जो भारत है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे का टाइम वहाँ पे आगे रहता है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आया? एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ, हो सकता है आपको जो स्किप हो गया हो तो दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ग्रीनविच लंदन के पास जो अपने पहले देशांतर रेखा उसको हमने 0 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो जो भारत की ये नैनी के पास से देशांतर रेखा गुजरती है उसको हमने मान लिया भारत की प्रमुख देशांतर रेखा, उसको हमने मीन मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक मिनट, हाँ ये 82.5, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि एक देशांतर रेखा जाने पे हमको 4 मिनट का अंतर आता है, तो हमने 82.5 में जब 4 का डिवाइड किया तो 328 आ गया, प्लस जब 4 का 1 हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों ऐड कर लिया 330 आ गया, ठीक है। जब इसको 60 से भाग करेंगे तो इसका 5.5 आएगा, ठीक है, 5.5 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो भारत का टाइम है लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो दोस्तों आज कुछ प्रश्न ले लेते हैं इसमें, ठीक है, जो अपना इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। अब ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो उस दिन हमने पढ़ा था पृथ्वी का अपना सही आकार जेवर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये अपना ये आंसर। ग्लोब क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब अपना पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है, ठीक है, छोटा सा लघु प्रतिरूप होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो हमने सीखा पहले उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा ऊपर शीत कटिबंध, तीन कटिबंध हमने सीख लिया, ठीक है। फिर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो जो पृथ्वी के जो अपना भूमध्य रेखा के समांतर रेखा उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, तथा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली रेखाएं होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होती है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है।
उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होते हैं? तो इसका सीधा कारण है कि जो अपना सूर्य है ना, उसकी किरणें वर्ष भर सीधा इस क्षेत्र में लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? जो अब ये मैंने आपको सिखाया ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि जब लंदन में 12 बजेंगे तो भारत में उस समय 5:30 बजेंगे। अगर लंदन में दोपहर के 12:30 बजते हैं तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है। फिर प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यमोत्तर मतलब उसको यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं या देशांतर रेखा भी बोलते हैं, तो उसका मान 0 डिग्री है। ठीक है। प्रमुख शीत कटिबंध के सब किसके नजदीक पाया जाता है? तो ये ध्रुवों के निकट पाया जाता है। इसका सीधा सीधा आंसर है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या अपनी 360 है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। ठीक है। और देखते हैं, अब कुछ खाली स्थान भरो। इसमें है मकर रेखा पर स्थित है। तो मकर रेखा कितने डिग्री में स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। भारत का मानक यमोत्तर क्या है? तो भारत का मानक यमोत्तर ये अपना ये जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान है ना, यहाँ 82.5 डिग्री है, तो भारत का ये प्रमुख यमोत्तर है। ठीक है। देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। तो ये ध्रुवों की तरफ, जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाओगे, आप देखो वो मैंने रफ कर दिया, जब आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है। उत्तर ध्रुव वृत्त कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। तो कुछ प्रमुख क्वेश्चन हो गए दोस्तों, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।